बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स होम में वेलकम कहता हूं। आप T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं जी, और ईद का दूसरा दिन है। ओबियसली सब इंजॉय कर रहे होंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हम भी इधर आ चुके हैं और हमारे पैनलिस्ट भी आ चुके हैं। पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन अजहर अली ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम सलाम। ये ठीक ठाक गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। थकावट भी लग रही है? गुजरी है आज का दिन। नींदी पूरी कलेजी शिजी वो जो फेवरेट पिपड़ा वगैरह मैंने दोबारा प्रोग्राम में देखा है, वो पिपरा ही कहा मैंने। लेकिन वो सारे फैन आना शुरू हो गए कि अदर भाई की डिश जो है ना बड़ी फेवरेट जबरदस्त किस्म की चॉइस नहीं, है। वो पहली तो जाहिर बात है फौरन से पिपरा कलेजी बनती है। सही है। नहीं, वैसे हमने कभी ट्राई नहीं की, आप जरूर हमें उसको जरा ट्राई आपने ट्राई नहीं? ऐसे नहीं हो सकता। बड़े तुसी तेज हो, तुसी चाह रहे कि मैं बना के लेके आवा। मैं बना ही नहीं सकता भाई, मुझे आती नहीं बनानी। नहीं, लेकिन आपने एक इतनी यूनिक डिश बताई है तो ऑब्वियसली उसको ये कौन सी यूनिक होगी भाई? नहीं, हमने जब ट्राई नहीं की तो हजार भाई भी ज्वाइन कर चुके। सर भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने ट्राई की है जी? ये नहीं, मैंने ये देख लें, दो बंदे हो गए अदर भाई सेट पे, और मेरे प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे हैं उन्होंने भी ट्राई नहीं की। चलो फिर ऐसी डिश आपको करनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ा सा ना ग्रेजुअली कहते रहें कि शायद आप किसी दिन हमें ट्राई करवा ही दें। ठीक है, अगर आपने नहीं की ना फिर रहने दें ऐसे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अदर भाई, मैचेस पे तो ऑब्वियसली बात करेंगे और सुपर 8 का कल से मुकाबला होगा। आज की सबसे एक जो हॉट टॉपिक, क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ कनेक्टेड होती है तो वो बढ़ जाती है क्रिकेट के साथ। तो हारिस रऊफ का इंसिडेंट, उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो बाबर का भी ऐसा इंसिडेंट हुआ जब हम यूके में थे, तो 2 दफ़ा बाबर ने फैंस से तस्वीर बनाने में बड़ा नाराज़गी का इजहार किया। अब इसमें 2 ओपिनियन आते हैं। एक तो ये है कि जब आप इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन जाते हो तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हो, तो आपको ऑब्वियसली फैंस प्यार भी करते हैं, वो कई दफ़ा ऐसी बात भी कर देते हैं। बट दूसरी पार्ट पे प्राइवेसी हर एक की अपनी ऑब्वियसली मैटर करती है। अगर कोई फैमिली के साथ जा रहा है कुछ है, तो आप फैन को भी चाहिए कि एक एथिक्स का जो दामन है नहीं, वो नहीं छोड़ना चाहिए। एज ए प्लेयर, एज ए क्रिकेटर, आपको ख्याल में क्या हो सकता है, और हारिस रऊफ को किस तरह इसको मैनेज करना चाहिए था? क्या उसको छोड़ देते या अग्रेशन इतना ना करते? क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ी मुश्किल होता है कि एक वीडियो का छोटा सा पीस देख के हम हर चीज़ डिसाइड कर लें। जितना मैं हारिस रऊफ को जानता हूँ या जितना मैं बाबर को जानता हूँ, तो बिला किसी वजह के वो इनकार नहीं करेंगे। अगर सिर्फ ये वाक़या हुआ है कि तस्वीर खींचने पे इनकार कर दिया है और वो इतना हीटेड अप हो गया है, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कुछ ना कुछ और भी ज़रूर हुआ होगा जिससे इतना हीट अप हो गया है। वरना मैं नहीं समझता कि कोई भी प्लेयर चाहेगा कि इस ऐसे टाइम पे जब टीम भी हारी हुई है तो कोई इस तरह का इशू बाहर आए। कोई ना कोई ऐसी वर्डिंग पहले भी पास ऑन हुई होगी जो उस वीडियो में नहीं है, या वो तरीका नहीं अच्छा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इतना हीट अप हो गया। तो एट टाइम्स देखें, वो अपनी वाइफ के साथ थे, फैमिली टाइम, प्राइवेट टाइम है उनका, तो अगर उनके साथ थे तो कोई ज़ाहिर बात है बहुत ही कोई ऐसे इशू है जिसके ऊपर रिएक्ट किया। वरना फैमिली के साथ नॉर्मली आप अवॉइड करने की कोशिश करते हो इस तरह की चीज़ें। तो जहाँ तक मेरा, जब तक मुझे हर चीज़ का पता नहीं होगा, मैं कमेंट इस तरीके का नहीं करूँगा कि हारिस की ही गलती है, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि फ़ैन की सिर्फ गलती है, लेकिन एक कर्टसी होती है हमारे। एट टाइम्स ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई प्लेयर सामने आ गया है, तस्वीर खिंचा ला है। मतलब कि कुछ कई दफ़ा लैंग्वेज ऐसी होती है, या तस्वीर खिंचा लो ना, प्लीज़ का आंसर आना ना रिक्वेस्ट भी नहीं करनी है। हम अक्सर तस्वीर खिंचाते हैं तो पाकिस्तान में कोई प्लीज़ भी नहीं कहता। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है लेके करना चाहिए। और अगर वो इनकार भी करता है टाइम्स को, कह देता है कि भी मैं फैमिली के साथ हूँ, या समटाइम आप खाना खा रहे होते हो, कहते हो यार मैं बाद में ले लूँगा, तो इस तरह की चीज़ पे अगर कोई माइंड कर जाता है तो आई थिंक कि इसमें प्लेयर का राइट है, या जिससे आपने तस्वीर मांगी उसका राइट है कि रिफ्यूज़ कर सके वो। अच्छा, नहीं, उसमें एक जो ज़्यादा जिस पर डिस्कशन भी हो रही है और जो मुझे भी ज़रा और लगी है, बातों की हद तक होना तो चले समझ आती है, वो अग्रेशन इतना बढ़ गया था कि हारिस रऊफ वो जो एक डिफेंस था वो उसको क्रॉस करके आए हैं और वो लड़ने की तरफ आए हैं। और जो लॉ पाकिस्तान का तो खैर चले हम इधर इग्नोर कर देते हैं, यूके यूएस में बड़ा स्ट्रिक्ट लॉ है कि अगर आप किसी को टच कर दें, तो अगर ये लोग आके दरमियान में वो ना रोकते तो ये शायद फिजिकल भी हो जाना था। बिल्कुल, लेकिन वो उसको हारिस को भी सोचना चाहिए था। लेकिन मैं सिर्फ ये चीज़ कह रहा हूँ, जितना हमने वीडियो देखी है उसके अंदर एग्रेशन, देखिए मारकुटाई की तरफ तो बात जानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्यों इतनी देर इतना
एग्रेशन हारिस को आया, ये तो आपको ये देखना है कि वो क्यों हुआ। तो हम इतना सा क्लिप सिर्फ देख के, हो सकता है कोई और इसके पीछे कहानी हो, वो हारिस बता सकता हो, हम नहीं बता सकते यहाँ पे। तो बाहर मुल्क जाके आपको कंट्रोल करना चाहिए ज़रूर। बहुत बहुत जगह आपकी पेशेंस टेस्ट होती है। तो आइडियली तो ये था हारिस उसको कंट्रोल कर लेते, और उनकी वाइफ भी रोक रही थी उनको। लेकिन वही बात है कि इंसान है, और आपको ऑब्वियसली इस टाइम पे जब ऑलरेडी टफ टाइम चल रहा है क्रिकेट टीम के ऊपर, आई नो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, उसके बाद इस तरह का एग्रेशन आना बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि आप ऑलरेडी हर्ट हो, ऑलरेडी चीज़ें हो रही हैं, और एकदम से ऐसे कोई इशू हो जाए तो एग्रेशन आ सकता है। और बेस्ट पॉसिबल तो आपकी बात ठीक है, इसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हमें इसकी तह तक जब तक बात नहीं पता लगेगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या, तो तब तक हम जो है वो कंक्लूजन यहाँ पर बता नहीं सकते कि यार किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है। एज ए एम्बेसडर आई वुड से कि यार इस चीज़ को अवॉइड किया जाना चाहिए, लेकिन अगेन वो भी इंसान है। अगर कोई चीज़ ऐसी उसकी वाइफ के सामने बोली गई है जो हमें वीडियो में नहीं सुनाई गई, तो वो चीज़ हम उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल कमेंट करना चाहिए। इज़हार भाई आपसे भी जानना चाहेंगे, प्लेयर जो है एम्बेसडर है, और एज ए एम्बेसडर, एज ए हीरो, एज ए सेलिब्रिटी, बड़े आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि एज ए पब्लिक प्रॉपर्टी आप बड़े अपने आप को मैनेज करके चलते हैं। तो आप ओवरऑल सिनेरियो में फैंस पे भी ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। देखिए, किसी भी स्पोर्ट्स या किसी भी गेम के जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो मेरे ओपिनियन में तो फैंस हैं। फैंस ही खिलाड़ियों को हीरो बनाते हैं, फैंस ही उनको जब इम्पोर्टेंस देते हैं। तो फैंस के जो इस तरह के अरमान होते हैं, जज्बात होते हैं, अगर पिक्चर्स की हद तक या कोई इस तरह की ऑटोग्राफ की हद तक, तो बीइंग नेशनल हीरो या बीइंग एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट, तो खिलाड़ियों को भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो अगर उनको मोहब्बत दी जाती है या जो उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो फैंस का प्यार ही होता है जिस वजह से जो उनको हीरो बनाता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं फ़ैन्स जो हैं, फ़ैन्स को भी, जो भी हमारे हीरोज़ हैं, नेशनल हीरोज़ हैं सारे, उनको भी उनकी प्राइवेसी को इस तरह इन्वेड नहीं करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इतना ज़्यादा इंट्रूसिव नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर कोई फैमिली के साथ प्राइवेट टाइम करें, प्राइवेट टाइम में है, तो उस सिलसिले में फ़ैन्स को भी परमिशन लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट कर सकते हैं करना चाहिए। तो ये भी गलत है कि एज अ फ़ैन आप किसी भी खिलाड़ी को इम्पोज करें या अपना उनसे कहें कि यार जी ज़बरदस्ती करें। ये भी मेरे ख्याल में तो जो खिलाड़ी हैं उनकी प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन दैन अगेन जो हमारे खिलाड़ी हैं या नेशनल हीरोज़ हैं, वो भी एम्बेसडर है, हमारी एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी तो मैं वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन जो भी उनकी प्राइवेट लाइफ है या पब्लिक लाइफ है, इट विल कम अंडर अ लॉट ऑफ स्क्रूटनी। ये तो इस हवाले से जितने भी हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, इनको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि कभी भी वो किसी भी इवन मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जा रहे हैं, तो ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते हैं जहाँ पे उनको फैंस से इनकाउंटर हो और उनको स्क्रूटनाइज किया जाए, जब उनको देखा जाए। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में जो हमारे खिलाड़ी हैं, उन्हें भी अपने कॉन्डक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल और मैयड होना चाहिए। और ये बिल्कुल भी अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है कि आप किसी फ़ैन के पीछे इस तरह, आई डोंट नो क्या स्टोरी है, हो सकता है कोई बैकग्राउंड में ऐसी चीज़ हुई हो जो बाकी अगर देखा जाए तो बाकी भी फैंस हैं, वो उनको रोक रहे हैं और वो उनके साथ कम्युनिकेट बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो वाहिद एक के पीछे क्यों, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा कहा होगा जो एक के ही पीछे, वरना तो वो 4 5 6 7 लोग थे, तो वो सारों के साथ होती, लेकिन सिर्फ एक बंदे के साथ हुई है, इट मीन्स के उसने कुछ ना कुछ कहा है। अदरवाइज बाकी भी तो फैंस ही हैं, वो भी पाकिस्तानी क्रिकेट के फैंस हैं, उन्होंने इस मामले को हल कराया। तो इट मीन्स के या तो उसने कोई ऐसी कमेंट पास किया है, या उसने कोई रूड तरीके से उसको कहा है उसको कोई चीज़ ऐसी जिसकी वजह से वो दोनों तरफ ऑब्वियसली फैंस को भी अपने आप को अच्छा बिहेव करना चाहिए, और प्लेयर को भी अगर कोई ऐसी बात कर दी तो इग्नोर करके चले जाना चाहिए। मेरा ख्याल है जो भी बैकग्राउंड होगा, जो भी इस पे पीछे होगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छे ऑप्टिक्स नहीं कि इंटरनेशनल हीरो, आई एम श्योर कि जब आप इंटरनेशनल हीरो होते हैं तो जो आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक एवरेज फैन से कहीं कुछ ना हैं, तो सारे इंसान और ह्यूमन, हर एक के इमोशंस हैं, पैशंस हैं, गुस्सा भी चढ़ता है, गमगीन भी होते हैं, लेकिन जो आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती हैं बीइंग ए नेशनल हीरो, वो शायद ज़्यादा होती हैं। तो उस हवाले से मेरा मानना तो ये है कि हमारे नेशनल हीरोज़ को भी थोड़ा पेशेंस या चीज़ों को ज़्यादा टैक्टफुली इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल। सुपर 8 के मैचेस की तरफ भी आते हैं जी। कल से इंशाल्लाह उसके आगाज़ होगा और वो मैचेस हम देखेंगे। थोड़ा सा अगर हम मैच के बारे से बात करें, वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान का,
अफगानिस्तान को डार्क हॉर्स के तौर पे कहा जा रहा था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी भी। वेस्ट इंडीज़ ने एक दफ़ा फिर बताया कि वो T20 फॉर्मेट में 2 दफ़ा के वर्ल्ड चैंपियन, और ये फॉर्मेट उन्हीं का है, और ख़ास तौर पे अपने कंट्री में वो सबसे लिथल भी क्रिकेट खेलते हैं। और 215 इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट टोटल भी उन्होंने कर दिया। पूरन की बात करें तो 98 की ज़बरदस्त इनिंग्स के लिए थोड़ा अनलकी रहे कि रन आउट हो गए, सेंचुरी नहीं कर पाए, बट बॉलिंग बैटिंग में शानदार परफॉर्मेंस, 104 रन की बहुत बड़ी विक्ट्री। ओवरऑल कैसे समराइज करेंगे? देखिए वेस्ट इंडीज़ जैसे आपने कहा कि बहुत ही डेंजरस साइड है, स्पेशली होम सॉइल पे, और अफगानिस्तान भी डेंजरस साइड रहेगा थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अभी उनका टूर्नामेंट किसी भी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। जो पिच है वो डेफिनेटली बेहतर था, उन्होंने उसका फुल यूटिलाइज़ किया, वरना नॉर्मली हमने देखा जी। कि दूसरी दफ़ा 200 रन्स क्रॉस हुआ इस वर्ल्ड कप में अभी तक, और आई थिंक 30 के आसपास मैचेस हो चुके हैं। जी। तो अगेन के इतना लंबा फिर चेज़ करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा वेस्ट इंडीज़ को, जिस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट जितना मर्जी बैटिंग विकेट था, उसमें राशिद खान हैं उनके पास, उनके फास्ट बॉलर भी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, फजल हक फरूकी हो गए, नवीनुल हक हो गए, ये सारे बड़े अब सेटल बॉलिंग लाइनअप हो गए। उनके अगेंस्ट इतनी अथॉरिटी वाली परफॉर्मेंस, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस जो उन्होंने दी है, पुरान ले लें, बाकी बैटर्स ले लें उनके, बहुत ही पावर प्ले में 80+ उन्होंने रन्स कर दिए। तो आई थिंक ये बहुत ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, जो कि मैं समझता हूँ कि स्टार्ट उनका बड़ा डॉजी सा था अगेंस्ट, डॉजी तो नहीं कहेंगे, बड़ा शेकी स्टार्ट था अगेंस्ट पापुआ न्यू गिनी, ऑलमोस्ट लाइक वो क्रम्बल कर चले थे। तो वेस्ट इंडीज़ का भी इन दी एंड पता नहीं लगता है टाइम्स के, इवन दो दे आर वेरी डेंजरस इन देयर होम एट देयर होम सॉइल, बट अगेन उनकी परफॉर्मेंस से एकदम डिप आता है, और वो हमारे साथी हैं वो भी, हाँ। अनप्रेडिक्टेबल। तो वो उस लिहाज से आई स्टिल फील के दे माइट बी स्टिल कि यार वो कोई ऐसा नॉकआउट स्टेज पे आके, या इवन सुपर 8 में 1-2 मैच ऐसे उनके चले जाएं। अदरवाइज अगर वो ऑन देयर डे, वो सब टीमों के लिए डेंजरस साइड हैं, और अफगानिस्तान भी इसी तरह ही है कि वो तंग करेगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जब स्पेशली जो कंडीशंस, जब उनको 130-140 वाली विकेट्स होंगी ना, उसमें किसी भी टीम को वो 70 पे भी आउट कर सकते हैं, क्योंकि उनका बॉलिंग अटैक ऐसा है। ऐसा ही है। अजहर भाई, मुजीब इस दफ़ा थोड़ा मिसिंग पार्ट लग रहा है, पर नूर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। कि अब हम अफगानिस्तान को 1.5-2 साल से एसोसिएट भी कंसिडर नहीं करते, मिनोज भी कंसिडर नहीं करते, एक प्रॉपर साइड है। और ख़ास तौर पे जब से उन्होंने 50 ओवर वर्ल्ड कप के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दी है, तो उसने एक इस्टेब्लिश कर दिया इस टीम को। उन्हें बता रहे हैं कि ये अब टीम ऐसी नहीं है कि जिसको आप कहेंगे सरप्राइज़ कर दिया है, कोई वन ऑफ मैच अच्छा खेल दिया, अब ये कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छा खेल रहे हैं। बट वेस्ट इंडीज़ जो ऑन अदर हैंड जब वो चलते हैं तो बिल्कुल ही दूसरी टीम को वन साइडेड फेयर भी कर देते हैं। तो ओवरऑल आप कैसे दोनों की टीम की परफॉर्मेंस को देखेंगे? देखिए, अफ़गानिस्तान ने तो नो डाउट पिछले 1-2 सालों में अपनी गेम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, और डेफिनेटली अब तो टेस्ट प्लेइंग स्टेटस भी उनका है, टेस्ट प्लेइंग साइड है, एसोसिएट साइड तो नहीं हम इसी तरह उन्हें कह सकते। तो जो डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट था इस वर्ल्ड कप में, जो पिछला 50 ओवर वर्ल्ड कप था, उसमें इंग्लैंड को जो उन्होंने हराया या पाकिस्तान को हराया, वो बड़ा क्रूशल था उनके लिए। हमेशा से उनके पास टैलेंट तो रहा है, राशिद खान हो गया, मुजीब हो गया, नबी हो गया, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट तो हमेशा से स्ट्रॉन्ग है। इवन जो उनकी बैटिंग है, इब्राहिम जदरान है या रहमानुल्लाह गुरबाज है या पहले शहजाद थे, ये ऐसे खिलाड़ी थे जो थ्रेटन करते थे, लेकिन कलेक्टिवली एज अ टीम वो ओवर द लाइन ही जा पाते थे। लेकिन ये दो जो विक्ट्रीज़ थी इनकी इंग्लैंड के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप में, वो बड़ा उनके लिए क्रूशल था इन द डेवलपमेंट एज अ टीम। फिर ओवर द टाइम इनकी जो बॉलिंग है उसने भी इम्प्रूव किया, फजल हक फरूकी या अजमतुल्लाह मर्ज़ी या नवीनुल हक, इन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग ने इम्प्रूव किया। स्पिन तो इनकी पहली बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। बैटिंग में अभी भी मैं समझता हूँ कि दो कि इनका जो टॉप ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब इनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता तो मिडिल ऑर्डर में ये अभी भी थोड़े ससेप्टेबल हैं। तो ये एक वीकनेस है जिसको आने वाले जो सुपर 8 में टीम्स एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। और जो वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह इनको खेला, ये मेरे ख्याल में ये अफ़गानिस्तान की नर्व्स भी टेस्ट होगा, क्योंकि अभी तक उनका बड़ा एक रोज़ी किस्म का टूर्नामेंट चल रहा था। उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, युगांडा को हराया, PNG को हराया और अपनी जगह पक्की कर ली, और 100% रिकॉर्ड जा रहा था। अब इस तरह की एक किस्म की उन्हें बिल्कुल मैं तो कहूँगा फेंटी लगी है कि 200+ वेस्ट इंडीज़ ने कर लिया और वो 100 के करीब आउट हो गए। तो इस तरह की लॉस से वो आगे कम बैक कैसे करते हैं। और सुपर 8 राउंड में तो आपके पास बिल्कुल भी कोई मार्जिन नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा कि अगर आप कोई जो टीम्स हैं आगे से लेवल ऑफ कंपटीशन टफ होगा। असल मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के लिए यही उनकी टेस्ट नर्व्स है कि नर्व्स को या परफॉर्मेंस तो टैलेंट भी है उनके पास, मेंटली
इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो जो जिस तरह की कंपटीशन उन्हें सुपर 8 में मिलेगा उसको वो टेक ऑन करके आगे वो सेमीफाइनल तक जा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल। अगर भाई अब सुपर 8 की अगर थोड़ी बात करें तो अफगानिस्तान पे अगर मजीद देखें तो इनका प्रॉब्लम जो था ये सिर्फ एक तरह की क्रिकेट खेलना जानते थे। वो वेस्ट इंडीज़ की तरह सिर्फ एग्रेशन ही था, कंट्रोल्ड एग्रेशन नहीं था। थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया, मैनेज किया लड़कों ने, खासतौर में बैटिंग में, तो ये कंसिस्टेंट होना शुरू हो गए। बट T20 फॉर्मेट में आपके ख्याल में ये फार्मूला चल सकता है, या जो एक मंत्रा या प्रिंसिपल वेस्ट इंडीज़ का अप्रोच है वो तो चेंज नहीं करते अपनी गेम, उनका तो ऑल अटैक की तरफ ही जाना और सिर्फ एग्रेशन ही है। तो कौन सा प्रिंसिपल आपके ख्याल में T20 में ज़्यादा सूटेबल होगा? देखिए अफ़गानिस्तान का भी काइंड ऑफ जिस तरह हम समझिए ना पाकिस्तान का स्टाइल ऑफ प्ले है कि ओपनर्स उनके स्ट्रॉन्ग हैं थोड़े से, जिसमें रहमतुल्लाह हैं और दूसरा इब्राहिम ज़ादरान, ये दोनों बड़े की फिगर्स हैं इनकी बैटिंग लाइनअप। गुरबाज भी खास तौर पे, रहमानुल्लाह गुरबाज, आप भी परेशान हो गए थे किसका नाम है? रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं और साथ में ज़ादरान, ये दोनों ऐसे हैं कि ये इन्होंने वर्ल्ड 50 ओवर में भी परफॉर्म किया और इधर भी जितने मैचेस ये जीते हैं उनमें ज़्यादातर मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस है। और जैसे इजहार ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि इनके ओपनर्स और फिर अजमत आते हैं नंबर 3 पे, या मिडल ऑर्डर में भी एट टाइम्स आ जाते हैं। फिर नबी को चाहिए लास्ट 4-5 ओवर, उससे पहले वो ओवर आते हैं तो थोड़ा सा जारी बात है वो पेस के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। अगेंस्ट स्पिन वो बहुत ज़बरदस्त है, डेथ पे भी वो हिटिंग कर लेते हैं। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनिंग्स को डीप लेके जाना। और इन्होंने अगर जो मैच न्यूजीलैंड से जीता तो वो भी ऐसे ही किया था, 10 ओवर में इनका बस ऑलमोस्ट रन बॉल उनका रन रेट चल रहा था और एंड में उन्होंने पिकअप किया और फिर राशिद खान भी हिटिंग कर लेते हैं और सारे फिर इनके फ्लो में आ जाते हैं। लेकिन इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप या नंबर 3 तक इनको एक जो 10-12 ओवर तक 1 से 2 विकेट से ज़्यादा इनके लूज़ नहीं होने चाहिए, तब ये पूरा मैच अच्छा खेलेंगे। फिर ये ऑब्वियसली एक अच्छा टारगेट भी चेज़ कर सकते हैं और अच्छा रन्स ऑन द बोर्ड भी लगा सकते हैं। तो आई फील कि इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और वेस्ट इंडीज़ जो है वो उनकी क्रिकेट हम देखते आ रहे हैं, वो बाउंड्री हिटिंग टीम है। वो या तो डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा होंगे और यकदम से वो 5 ओवर में गेम भी चेंज कर सकते हैं, वो ऐसी टीम है। और इस गेम में हमें दिखा दिया उन्होंने, अगर तो वो फुल फ्लो में चले गए तो फिर आपको इस तरह का टोटल कर देंगे। वरना अगर ये भी है ना कि अगर 5 ओवर में 70 चाहिए और उनके एक बैट्समैन भी खड़ा है, 1-2 बैट्समैन खड़े हैं और एकदम से होगा कि उनकी हिटें लगना शुरू होंगी और जीत जाएंगे। तो लेकिन उनका ये इन बिटवीन मेथड बहुत कम यूज़ होता है कि जिसमें वो कंसोलिडेट करते हुए थोड़ा सा गेम को चला लें। गेम को चलाएंगे नहीं, वो या तो गेम थोड़ी देर रुकी रहेगी और एकदम से वो हिट बैक करेंगे आपको, लेकिन इन बिटवीन गेम उनकी जो है बहुत कम देखने को मिलती है। सर भाई ये जो 2 दफ़ा की जब वर्ल्ड चैंपियन बने वेस्ट इंडीज़, उस टाइम कन्वेंशनल क्रिकेट खेली जाती थी। वेस्ट इंडीज़ ने आके ये T20 के अगर फॉर्मेट की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो इन्होंने एग्रेशन डाला और पावर हिटिंग का एक कॉन्सेप्ट था इन्होंने शुरू किया और फिर ग्रेजुअली तमाम टीमों ने उसकी तरफ आना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया देखा, फिर इंग्लैंड हमने देखा कि वो बेसबॉल मॉडल पे आए। तो ये आपके ख्याल में अब जो करंट एरा चल रहा है 2024 का, कौन सा ज़्यादा प्रिंसिपल सूटेबल रहेगा? देखिए इसमें ग्राउंड और कंडीशंस भी मैटर करते हैं। जिस तरह हमने देखा कि यूएसए में लेग हुई T20 वर्ल्ड कप की, उसमें उस तरह का मोड अडॉप्ट करना इतना फिजिबल नहीं था टीम्स के लिए, और जो अडॉप्ट करती थी उनको परेशानियां भी हुई। तो जो आजकल के जिस तरह का प्रेडोमिनेंटली ग्राउंड्स हैं या पिचेस हैं, जिस तरह हमने देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लीग्स क्रिकेट में PSL हो गया, IPL हो गया, बिग बैश हो गया या 100 हो गया, ग्राउंड्स आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते गए हैं, पिचेस फ्लैट होती गई हैं और 200 प्लस का टारगेट। उस तरह की सिचुएशन में तो ये आपको पिंच हिटर्स चाहिए, आपको पावर हिटर्स चाहिए जो ज़्यादा स्कोर बोर्ड पर एक स्कोरबोर्ड प्रेशर कर सकें दूसरी टीम के लिए। लेकिन अगर कंडीशन थोड़े ट्रिकी हैं, जहाँ पे कोई बॉल रुक के आ रही है या पिच हो के स्पिन हो रही है, ब्रेक हो रही है, उस तरह की सिचुएशन में भी आपको ऐसे खिलाड़ी भी चाहिए जो स्ट्राइक रोटेट कर सकें, इनिंग्स को चला सकें, पार्टनरशिप चला सकें। लेकिन जो अगला फेज़ है वर्ल्ड कप का वो वेस्ट इंडीज़ में, तो उसमें वेस्ट इंडीज़ कंडीशन में आप हमेशा वेस्ट इंडीज़ को बैक करोगे, और वेस्ट इंडीज़ का भी मैं समझता हूँ कि बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। आपने देखा होगा कि जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था उसके लिए वो क्वालिफाई नहीं कर सके जी। उसके बाद से दे हैव नॉट लुक बैक, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इंग्लैंड को उन्होंने T20 सीरीज हराई, अफ्रीका को भी हराया। तो उनका अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है, और ऑन द डे उनसे बेहतर मेरा नहीं ख्याल जितनी की किसी भी टीम को अपना चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, और हम ये देखेंगे कि T20 जब सुपर 8 में अब जाएगा तो कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करती है।
अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तानी स्क्वाड में अभी से बात शुरू हो गई है कि कौन सा प्लेयर होना चाहिए आगे, कौन सा नहीं। कुछ हमने भी लिस्ट ऐसी रखी है, वो अजहर भाई से हम और इज़हार भाई से पूछते हैं कि कौन से लड़के रिप्लेस कर सकते हैं। स्टे विद अस, वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। और हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। अजहर भाई, पाकिस्तान की तरफ आते हैं। बातें तो बहुत सी डिस्कशन शुरू हो गई है कि पूरी टीम चेंज करनी चाहिए। कुछ कह रहे हैं, जिस तरह आपका भी मानना यह है कि सोच समझ के, टाइम दे के फिर चेंजिंग करनी चाहिए। बट कुछ चेंजिंग तो बड़ी मस्ट रिक्वायर्ड है और जो बड़ी ऑब्वियस है। हम स्टार्ट से चलते हैं सारा, ताकि क्लैरिटी के साथ इस पे बात होती रहे। एक तो ये है कि स्टार्ट में फ़खर ज़मान से करना चाहूँगा। एक ऐसा प्लेयर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर आपका माना जाता है T20 में और ODI में, और उसकी अगर विक्ट्रीज़ भी देखें तो पाकिस्तान की 80% विक्ट्रीज़ में उसका रोल नज़र आता है। वो चलता है तो पाकिस्तान सिंपली जीत जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी की आज 18 है, हाँ, फ़खर ज़मान की सेंचुरी। या बिल्कुल, वो भी रिकॉल हमें करनी चाहिए। आपकी शानदार इनिंग्स भी बिल्कुल करना चाहिए, जिस तरह का मैं ये नहीं खूबसूरत कह रहा नहीं, इसमें रियलिटी है जो आपने भी ज़बरदस्त एक पार्टनरशिप उनके साथ की। इवन शुरू में जिस तरह नो बॉल पे आउट हुआ, स्ट्रगल कर रहा था, आपने बड़ा अच्छा चार्ज किया, तो उसका एक बड़ा ख़ास रोल था। बट जो एक मैं अक्सर मानता हूँ कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की गई कुछ प्लेयरों के साथ, कि उनके नंबर चेंज करके, जो बेचारा शुरू से अपने ओपनर खेलता आया, आप जैसे ओपनर है, आपको अगर कहते जी आप 5वें नंबर पे खेलना तो शायद आप उस तरह परफॉर्म ना कर पाते। तो फ़खर मेरी नज़र में एक वेस्टेड प्लेयर है। तीसरे पे भी खैर ठीक ही है, बट जब चौथे 5वें नंबर पे जाता है तो उसका कोई हमें इम्पैक्ट नज़र ही नहीं आता टीम में। एक तो उसे एज ए प्लेयर कैसे देखते हैं, और कई अब ये भी बात कर रहे हैं कि अगर बाबर को रिप्लेस किया जाता है तो फिर आप शाहीन की तरफ ना आ जाएं, क्योंकि शाहीन को रखेंगे तो फिर ये एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा विद इन टीम हो जाएगा कि किसी और ऑप्शन पे जाना चाहिए। तो क्या ऑप्शन आपको लगती है? देखिए, आपने फ़खर का नाम, फ़खर भी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि काफ़ी अरसे से वो भी क्रिकेट खेल रहा है, और आई फील कि एक तो उसका स्टाइल ऑफ प्ले भी एग्रेसिव है, तो ही कैन ऑलवेज प्ले विद एग्रेशन। फिर ये है कि मतलब वही बात है जो बात मैं पहले कहता हूँ कि ठीक है, अब T20 क्रिकेट काफ़ी दूर है, इतनी मतलब कि वर्ल्ड कप ये आपके पास प्लानिंग का टाइम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी ना करें किसी भी डिसीजन को लेते हुए, इमोशनल डिसीजंस ना करें। इमोशनल डिसीजन में अक्सर आप फिर ये होता है कि यार, एक तो आप हमें ये होता है कि फ़ौरन क्योंकि आवाम डिमांड कर रही होती है या चेंजेस हो जाएं, लेकिन जब आपके पास टाइम है ना, तो टाइम लेके डिसीजन करें। ये नहीं है कि अभी अगला एशिया कप कोई आ रहा है या कोई ऐसा टूर्नामेंट आ रहा है जिसमें आपने T20 का कप्तान बनाना है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आप रिलैक्स हो जाएँ, प्लेयर्स आ जाएँ, फीडबैक लें, मैनेजर कोच सबकी रिपोर्ट्स पढ़ें, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स लिखेंगे अभी, उस रिपोर्ट्स को पढ़ें। वो उसको पढ़ने के बाद फैसले काफ़ी आपका भी और ज़हन खुलेगा, यार ये चीज़ें भी हमें माइंड में रखनी है। तो आई फील के बहुत जल्दी डिसीजंस किए हुए ना आप फ़ौरन से वो रिएक्टिव लगते हैं कि रिएक्ट किया आपने किसी चीज़ पे, और दूसरा है वो फिर इन दी एंड आप महीने 2 महीने या 3 महीने बाद सोचते हो यार ये वाला डिसीजन गलत हो गया, ये थोड़ा हम संभल के करना चाहिए था। आई फील के थोड़ा सा टाइम लेकर डिसीजंस करें। ऑप्शंस सिर्फ 1-2 ऑप्शंस की तरफ ना देखें, पूरी टीम के अंदर देखें कि कोई आपको ऐसा लीडर मिल सकता है, या आपने पहले बाबर से आए बिठाएं, उससे बात करें कि किस तरह आपने लेके चलना आगे, और बाबर अगर खुद छोड़ना चाहता है या आप हटाना चाहते हो या वटेवर, जो भी पहले डिसीजन हो लेने दें, उसके बाद फिर देखें कि यार किसको आपने अगला कप्तान बनाना है। उन ऑप्शंस को कंसिडर करें, उनकी परफॉर्मेंस को कंसिडर करें, किस फॉर्मेट के लिए आप बना रहे हैं उस चीज़ को कंसिडर करें, और प्लेयर्स जो आप चेंज कर रहे हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट आप कैसे तैयार कर रहे हैं, उस जो रिप्लेस करेंगे क्या वो उस काबिल हैं कि वो उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए समझते हुए फिर डिसीजंस करें, और आगे के लिए प्लानिंग ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप अभी से जो है वो डोमेस्टिक के अंदर जो चेंजेस लानी है आपने, और अपनी प्लानिंग के अंदर जो चेंजेस लानी है, सिस्टम के अंदर जो चेंजेस लानी है, वो आप फ़ौरन करें। वो तो आपको अरसे दराज से एक्स क्रिकेटर्स भी जो हैं वो आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, इन चीज़ों पे हमें इम्प्रूव करना है, इन चीज़ों को हमें लाना है अपने सिस्टम के अंदर। तो वो जब तक आप नहीं लाएंगे तो फिर हम इसी तरह ही, जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी हमने 2017 में जीती थी, उसके बाद हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती, इसी तरह एक आधा टूर्नामेंट हम जीत जाएंगे, लेकिन अगर आपने सिस्टम को अच्छा करके आपने इस तरह की परफॉर्मेंसेस को कंसिस्टेंट रखना है, तो फिर आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। इज़हार भाई, ऑप्शन हम कप्तानी के लिहाज से देख रहे हैं तो बहुत से एक्स क्रिकेटर का भी मानना ये है, क्योंकि सबसे गेम सेंस और नॉलेज इन्हीं लोगों के पास है।
सबका मानना है कि अगर बाबर नहीं तो फिर शाहीन भी नहीं, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये प्रॉब्लम दोनों की तरफ से आई। ऑब्वियसली एक दूसरे को एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल कम हो गया है, कुछ उसको सपोर्ट करते हैं, तो नई ऑप्शन में जैसे शायद अफरीदी साहब ने कहा था कि मोहम्मद रिजवान होना चाहिए, बट कुछ उसके ऊपर भी कंसर्न आ जाते हैं। जो ऑप्शन नज़र आती है उनकी टीम में जगह नहीं बनती। तो आपके ख्याल में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कैप्टन? देखिए, जिस तरह हमने शाहीन वाली गलती की कि उनको एक सीरीज़ का दिया, फिर उसके बाद उनसे दोबारा एक सीरीज़ के बाद ही इंटरनेशनल लेवल पे बाबर को दोबारा कैप्टन बना दिया। सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में इस टाइम ये ज़रूरी है कि आपको वही वाली गलती रेड बॉल क्रिकेट में शान मसूद के साथ नहीं करनी चाहिए। शान मसूद को आपने एक सीरीज़ दी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है वो इतनी नहीं जीत सके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बड़ी हमेशा अच्छी से परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान टीम ने, वहाँ जीत नहीं पाए लेकिन अच्छे मैचेस दो मैचेस तो हमारे हाथ में थे, कॉम्पिटिटिव मैचेस खेले। कंपेटिटिव मैचेस खेले। तो शान वही वाली ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से ही कोई मतलब हमारा हिस्टोरिकली भी रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा, तो अगर हम वहाँ पे हम जीत नहीं भी पाए तो उस बेसिस पे हमें शान मसूद से कैप्टनसी नहीं वापस लेनी चाहिए। रेड बॉल क्रिकेट में तो मेरे ख्याल में आपको जो ये टेस्ट साइकिल चल रहा है टेस्ट चैंपियनशिप के, इसमें तो कम से कम आपको शान मसूद से स्टिक करना चाहिए। फिर आई बात वाइट बॉल क्रिकेट की, उस हवाले से वाइट बॉल क्रिकेट में भी अब आपको पता है दो फॉर्मेट्स हैं, मतलब एक फॉर्मेट तो है नहीं। ओडीआई के लिए नॉकआउट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, नेक्स्ट है पाकिस्तान जिसमें मोस्ट करें, फिर 2026 में इंडिया और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप है। तो मेरे ख्याल में आपको प्लानिंग, नज़र भाई ने सही कहा कि सारे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको आई थिंक हम जो इनिशियल हम शुरू करते हैं ना कि किसी भी टीम बनाने में, सबसे पहले हम ये सबसे पहले जो है जिसको कहते हैं हॉर्स बिफोर द कार्ट, अगर आप शुरू इससे करेंगे कैप्टन कौन होना है, उसके बाद आप टीम तैयार करें, उसकी बजाय आप ये सोचेंगे आपने टीम कैसी तैयार करनी है, आपकी बैटिंग किस तरह की होनी चाहिए, आपकी बॉलिंग किस तरह की होनी चाहिए, स्पिन बॉलिंग किस तरह की होनी चाहिए, इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आपने पहले ये फोकस करें कि आपकी टीम क्या होनी चाहिए। कैप्टन मेरे ख्याल में तो एंड पे आपका ये एक डिसीजन है जिसके ऊपर आपने कैप्टन उसके मद्देनजर रखते हुए आपने कैप्टनसी का डिसीजन करना है। लेकिन मेरे ख्याल में ये आर्गूमेंट कि जी जो सारी प्रॉब्लम्स शाहीन और बाबर की वजह से हो रही हैं तो इन दोनों को मौका नहीं देना चाहिए, तो आई थिंक इस हवाले से शाहीन के ऊपर आप थोड़ा हार्शली इस हवाले से इट इज़ अनफेयर ऑन शाहीन, क्योंकि शाहीन को आपने सिर्फ एक ही सीरीज़ दी, उसके बाद से उन्हें एक फेयर रन नहीं दिया गया, जबकि बाबर को कंपैरिजन इस पे तो सारे एग्रीड हैं कि शाहीन को एक सीरीज दी गई। प्रॉब्लम मसला आता है कि हाँ को कंपैरिजन बाबर को आपने फेयर रन दिया, तो शाहीन को अगर आप एक सीरीज के बाद मेरे ख्याल में तो उसको मौका देना चाहिए भी अगर हो सकता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मौका तो 100% देना चाहिए। प्रॉब्लम ये आया कि जब पाकिस्तान जैसी टीम को आप नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी तो रिपोर्ट आएगी जैसे अदर भाई आप कह रहे थे, तो पता चलेगा। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है कि टीम में जैले नहीं था, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल कल की स्टेटमेंट है, कोच की भी आ गई है कि टीम यूनाइटेड नहीं है। दूसरी बात जिस पे सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया उन्होंने, दूसरा उन्होंने कहा जी लड़कों में गेम सेंस ही नहीं है, किस मौके पे कौन सी शॉट खेलनी है इनको पता ही नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा जी कि लड़कों का फिटनेस लेवल नहीं है। अब जो कोच है जिसको अभी 12 दिन पहले ज्वाइन किया था टीम को, वो उसको सारी ये चीज़ें समझ आ रही है, तो जो आपका कैप्टन और जो पहले थिंक टैंक था, जो पहले मैनेजमेंट थी, क्या किसी को कुछ नज़र नहीं आया? हमें तो भी बाहर नज़र आ रही थी ये सारी बातें। कोच ने तो कल रिपोर्ट पेश कर दी। चीज़ों पे डिस्कस भी कर रहे हैं कितनी देर से कि यार टीम में, और मैंने वर्ल्ड कप से पहले भी इंटरव्यूज़ में ये कहा था कि मुझे डर है कि हाँ, बिल्कुल कहा था मेरे शो में भी आपने यार ये टीम मुझे ऐसी लगती है कि शायद ये मतलब कि इनमें दरारें पड़ जाएं जी। बाकी अपने टाइम की मिसालें नहीं देनी चाहिए, लेकिन हमें जब भी हमारे कप्तानियाँ चेंज होती थी ना, हमें कंफर्म होता था कि ये अगर मैं बन गया हूँ और वो मेरा हमारे जो क्लोज प्लेयर्स हैं वो उसकी जगह मैंने ली है, तो मुझे 100% देगा, वो अपना 100% देगा जी। लेकिन अभी भी मैं नहीं समझता इन्होंने दिया 100% होगा, लेकिन एट टाइम्स होता ये है कि आपके डिफरेंसेस जब आते हैं ना, तो आपकी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करते हैं, इवन दो आप 100% दे रहे हो, लेकिन जहाँ जब डिफरेंसेस आ जाते हैं ना, जब कुछ ना कुछ दिल में होता है, वो आपकी परफॉर्मेंस में ये अल्लाह का निज़ाम है, वो आपको परफॉर्मेंस में नज़र आता है। आई एम श्योर, मैं 100% मुझे यकीन है कि शाहीन ने भी अपनी पूरी एफर्ट की होगी, रिजवान ने भी की होगी, बाबर ने भी की होगी, सब ने की होगी, लेकिन जब डिफरेंस आ जाते हैं ना, तो वहाँ बरकत कभी भी नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई फील कि ये चीज़ हमें नज़र भी आई है, हमें ख़दशा भी था फिटनेस का। हम काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि हमारे फिटनेस के जो पैरामीटर्स सेट किए हुए थे वो अब नहीं, वटेवर वजह कुछ कहते हैं कि जी प्लेयर्स ने उसको ख़त्म किया, कुछ जिसने भी किया, ज़िम्मेदार फिटनेस के लोग हैं, जो एसएनसी हैं, जो फिजियो हैं, जो पाकिस्तान टीम के
मैनेजमेंट टीम मैनेजमेंट रही हैं वो हैं कि आपने उसको क्यों जाने दिया, चाहे जो मर्जी कह रहा है, आपने फिटनेस के जो पैरामीटर्स हैं अगर उसको रखा हुआ है कि इन स्टैंडर्ड्स को प्लेयर ने मीट करना है तो उनको मीट करना है उन्होंने। तो फिर ये नहीं है कि यार 2 साल हमने किया उसके बाद छोड़ दिया। ऐसे ही तो आई फील के कोताहियाँ हैं हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी हैं, अभी की पहले की। ये सिर्फ अभी की मैनेजमेंट को मैं कसूरवार नहीं समझता, जो पहले गुजरी है उनको भी उनका भी फिटनेस ऐसे ही है। करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी इस चीज़ पे उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी उनको देनी चाहिए थी। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहूँगा कि जो भी चीज़ें कही गई हैं इसको हम ऑब्जर्व भी कर रहे थे और हम डिस्कशन भी कर रहे थे, अरे मैं इसमें और थोड़ा सा- करते करते ये बात हुई है कि अब ये स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। गो कि अभी आई डोंट नो कि ये कंफर्म स्टेटमेंट्स हैं कि नहीं हैं, लेकिन ये एटलीस्ट जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट बाहर आई जाएगी और इन राइटिंग रिपोर्ट पीसीबी को भी यही जाएगी ऑलमोस्ट। ऐसे ही है। और दूसरा इसमें मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा, ये जो लड़ाई का मसला है, टूट फूट का मसला है, ये एशिया कप से स्टार्ट हुआ है। मैं आपको कंफर्म सोर्सेज से बता रहा हूँ कि एशिया कप में भी प्लेयर में डिफरेंसेस आए आपस में, सीनियर प्लेयर्स के, वर्ल्ड कप में भी आए। उसके मैंने फिर बाद में इंजी भाई से मेरी बात हुई, वो चीफ सेलेक्टर थे, तो इंजी भाई भी आपको याद होगा ट्रैवल करके गए थे इंडिया। तो कहते मैंने टीम मीटिंग में इन लड़कों से कहा था कि आप जब तक यूनाइटेड नहीं होंगे आप कोई टाइटल नहीं जीत सकते, आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर हों, टाइटल आपको तभी मिलेगा जब आप यूनाइटेड होंगे। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने ये उनको लड़कों को बारहा ये चीज़ समझाने की कोशिश की। इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम थे अपनी जगह पे खड़े, और ये जब सॉर्ट आउट नहीं किए गए, 2-3 रजीम चेंज हुई, और आप ये देख लें कि इवेंचुअली नुकसान तो सिर्फ पाकिस्तान का हुआ। और अगर ये लड़के अपनी ईगो या अपने उसको आगे रख रहे हैं तो फिर तो ये आप नेशन के साथ या उनके साथ क्राइम कर रहे हैं ना, कि आप अपनी ज़ात को बड़ा रख रहे हैं, कंट्री को पीछे रख रहे हैं। तो अगर ये रिपोर्ट ऐसे साबित हो जाती है, एज ए प्लेयर आप क्या समझते हैं कि चाहे रिगार्डलेस कौन कितना बड़ा प्लेयर है, और ये रियलिटी अगर है, ऑब्वियसली अब चेयरमैन साहब को सारी रिपोर्ट मिलेगी, वो सब देखेंगे भी। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी उनकी अटेंड की थी जब न्यूजीलैंड से हम सेकंड मैच जीते, तो उन्होंने कहा कि टीम थोड़ा सा जेलन होके खेली, हम जीत गए। इसका मतलब है ये, फिर हमने पूछा भी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या पहले जेलिंग नहीं थी? तो इसका मतलब है कि ये सारे साइन हमें बता रहे हैं। और उन्होंने जो बड़ी सर्जरी की भी बात कर दी, और वो गाय बगाए थोड़ी हिंट देते थे इस चीज़ की कि प्रॉब्लम है टीम में। तो इन सब प्लेयरों को क्या बैठा देना चाहिए फिर? देखिए वही अगेन है, फिर इन सारी चीज़ जब रिपोर्ट्स आएंगी, जब उसको स्टडी करें पूरी तरीके से और उस हिसाब से फैसले करें। फिर जो मर्जी हो, फिर अगर आपको लगता है कि किसी ने इन ऐसी चीज़ें की हैं तो उसको फिर इतनी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई करने के लिए सोचे। मैं आपको फिर अगेन, आज चैंपियंस ट्रॉफी हम 18 जून के दिन ही जीते थे। जी, मैं आपको कहता हूँ कि एक सीरीज़ पहले मैं कप्तान चेंज हुआ था उसमें, सरफराज बने थे वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी। लेकिन उस टीम जब चैंपियंस ट्रॉफी में खेली, हम इंडिया से जब हारे, और उस टीम में जो इत्तेफाक था उस हार के बाद भी, मतलब पहले भी था लेकिन हार के बाद जिस ऑनेस्टी से हम सब ने एक दूसरे के साथ बात की थी, उस टीम की जीतने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि उसमें इत्तेहाद था बहुत ज़्यादा। इवन दो कि कप्तानियाँ चेंज हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन इन दी एंड हमारा मकसद ये था कि पाकिस्तान टीम अच्छा करे। इतने बड़े इवेंट में हम खेलने हैं, हम जीते हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल है, सबसे बड़ी बात है। तो हम जब जीते, और उसके अंदर आप देखें कि इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन उस टूर्नामेंट में रहा हमारा, तो उसके मज़ा कि कप्तानियाँ चेंज होने से टीम इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोर लेस कप्तान सिमिलर कप्तानी ही करते हैं, लेकिन कौन किस तरीके से उसको टीम को लेके चलता है। टीम के अंदर जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, जो कंटेंडर्स होते हैं कप्तानी के, वो क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं। बिकॉज देखें, किसी दिन आपने कप्तान होना है, अगर आप अपनी कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये नहीं कि आपने बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी, फील्डिंग करनी है, आप ऑन एंड ऑफ द फील्ड क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टीम के लिए, कितना हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को, दैट ऑल काउंट्स। किस तरह अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है, कैसे ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैं और सरफराज या ये सारे हम लोग जो पहले खाना इकट्ठे बैठ के खाते थे, हम बाद में भी इस तरह ही खाते थे, बिल्कुल सही उसी तरह हम घूमते फिरते थे, उसी तरह ही हर चीज़ करते थे। तो वो क्या हुआ, एनवायरनमेंट अच्छी बनती है, उसी तरह हम हर किसी से बात करते थे, हर किसी से उस तरह ही डिस्कशन जो हमारी नॉर्मल ड्रेसिंग रूम में होती है उसी तरह ही रहती थी। तो वो एक एनवायरनमेंट ऐसा बनता है कि आपको पता लगता है, एक वाइब आती है कि यार ये हमारा जो टीम कल्चर है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो दैट्स व्हाट इट काउंट्स। फिर आपकी परफॉर्मेंस जब आप देखें तो वो ट्रांसफर होती है ग्राउंड पे। और आपके बच्चे जो आप जो टीम में नया बच्चा आया, वो इन सीनियर को देखता है और अपना रोल मॉडल मानता है, किसी टाइम पे वो हीरो समझता है, वो अगर अच्छा बिहेव कर रहा है तो वो सारी जिंदगी उसकी ट्रेनिंग उस तरह होगी। अगर सीनियर आपका ऑड बिहेव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी लर्निंग तो खत्म कर दी। ये सर भाई कंट्री को पीछे कर देना, अपनी पर्सनल चीज़ को आगे ले आना,
और ये बड़े टाइम से इवन हमें 90s भी एरा याद है, वसीम वकार का भी सुनते थे कि जी अभी तक एक्स क्रिकेटर जो उनके साथ खेले हैं वो बात करते हैं थे, लेकिन जब वो मैच में ग्राउंड में आते थे तो वो एक दूसरे से पेचा ये डालते थे मैंने ज़्यादा आउट करने हैं, वो फ़ायदा इवेंचुअली पाकिस्तान को होता था। ये जो माइंडसेट है कि ना बनाओ ये करो, अगर ये प्रूव हो जाता है तो क्या आपके ख्याल में कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखिए हमारे लिए तो ये नेशनल हीरोज़ हैं। अगर इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव तो मैं ये सोचता हूँ कि यार मुल्क को रिप्रेजेंट करना एज अ प्लेयर ही बहुत बड़ी ऑनर है। कैप्टनसी तो 11 पूरी पाकिस्तान 24 करोड़ की आबादी है, उसमें से एक बंदा कैप्टन बनेगा, लेकिन जो 11 खिलाड़ी आप सिलेक्ट हुए और मुल्क को रिप्रेजेंट करे हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये इन इटसेल्फ बहुत बड़ा ऑनर है। और उसमें भी अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे तो ये तो मतलब ये आप अपने प्रोफेशन के साथ इंसाइड प्रोफेशनलिज्म नहीं है, लॉयल्टी आपकी क्वेश्चन होती है। तो इस हवाले से अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो उसमें तो सीरियसली उनको ऐसे लोगों को पिनलाइज करना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि अभी जी जो और अगर किसी को कैप्टनसी दी गई है, लीडरशिप दी गई है किसी को, तो बाकी खिलाड़ियों का भी बनता है कि उसको फुली बैक करें, एटलीस्ट ऑन फील्ड तो बैक करें और अपना 110% दें टीम के लिए। और बिल्कुल मेरा मानना ये है कि जो प्लेयर कंट्री को किसी लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड, तो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जी। इस पे हम बिल्कुल डिटेल में फर्दर भी बात करते रहेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज 11 बजे शो टाइम रिमीत राजा में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।